हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 8, जहाँ पर हम देखेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन भाग 8। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है वेदांत कहते हैं। तो वेदांत इन चारों में से किस एक को कहा जाता है? तो इसका सही अर्थ है वो है उपनिषद। देखिए, उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत क्योंकि इन्हें कहा जाता है वेदों का अंत। मतलब वेदों का जो लास्ट पार्ट है उन्हें उपनिषद माना जाता है। उपनिषदों को वेदों का लास्ट पार्ट माना जाता है। अगर बात करें वेदांतों की संख्या की तो इनकी संख्या है 108। देखिए, संख्या की अगर हम बात करें तो 108 वेदांतों की कुल संख्या मानी जाती है। देखिए, आपने एक वाक्य सुना होगा, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य भारत का जो है वो लिया गया है ऐसे ही एक उपनिषद मुंडकोपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, कितने राज्य सीमा बनाते हैं, इसका पता आपको होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 राज्य। इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो वो है, पहला तो है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है JNK। तो चलिए, जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 राज्य ही सीमा बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट में सर्वप्रथम दी गई? तो देखिए, किस एक्ट में सबसे पहले भारत के गवर्नर या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अर्थात अगर विधान परिषद में कोई पारित नहीं हो रहा है कोई नियम, तो उसे एक नियम बना सकता है अपनी शक्ति से गवर्नर उस समय के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1861 का जो एक्ट था वहाँ पर पहली बार दिया गया। बाद में भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया। राष्ट्रपति को 123 में शक्ति दी गई और 213 में उपराष्ट्रपति राज्यपाल को राज्यों के। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो इनमें से कौन एक नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? देखिए, बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। तो बात करें अगर नालंदा विश्वविद्यालय की तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। बात करें गुप्तों में सर्वाधिक अभिलेख जिस शासक के मिले हैं वो हैं कुमार गुप्त, और इनको हम महेंद्र कुमार, महेंद्रादित्य, ऐसे महेंद्र महेंद्र करके कई नामों से हम इन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इन ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, इंदिरा पॉइंट है और उसके अन्य नाम है पिगमेलियन और पार्सन। तो ये सभी जो हो गई वही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है BN राव। बात करें अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की तो राजेंद्र प्रसाद, अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो HC मुखर्जी, और अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, दीवान रियासत किससे संबंधित है? तो देखिए, दीवान रियासत यहाँ पर एक विभाग है दिल्ली सल्तनत का। तो किससे ये संबंधित है दीवान रियासत? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, आर्थिक मामलों से यहाँ पर बनाया था इसे अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो देखिए, इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भूटान। बात देखिए, जो भूटान है उससे भारत 605 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चलिए, और जो सर्वाधिक है वो है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार अपने अधिवेशन आज़ादी से पहले करती थी। तो किस अधिवेशन में उन्होंने सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कराची 1931। देखिए, कराची का 1931 का सम्मेलन जहाँ पर अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग को अधिवेशन में रखा था। चलिए अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ? देखिए, भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध है चौसा का युद्ध। एक टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर मुगल वंश को बाहर कर दिया गया था सत्ता से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1539। 1539 में शेर खां ने हुमायूं को
गद्दी से बाहर कर दिया था। चौसा के युद्ध के बाद नहीं, चौसा को युद्ध में हराने के बाद उसने एक अगला युद्ध यहाँ पर लड़ा था 1500 एक साल बाद 1540 में, बिलग्रामी या कन्नौज का युद्ध। यहाँ पर हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये चौसा और बिलग्रामी यही युद्ध थे जहाँ पर शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था। बात करें शेर खां की, तो इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। चलिए, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को पृथक करता है, तो इनमें से कौन सी वो सीमा रेखा है जो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को आपस में पृथक करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, ग्रेट चैनल। देखिए, ग्रेट चैनल जो है वो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को आपस में अलग अलग करता है। बाकी जो 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ये भी लक्षद्वीप में है, या लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करते हैं, या निकोबार को ही, मतलब निकोबार को ही अंडमान द्वीप से अलग करते हैं, ऐसा कुछ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रेरित है, तो इनमें से किस एक से भारतीय संविधान को सर्वाधिक प्रेरित माना गया है, या इससे सर्वाधिक हिस्सा लिया गया है भारतीय संविधान का? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो आया था, वहाँ से सर्वाधिक लिया गया है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? देखिए, एक महत्वपूर्ण घटना है गांधी युग की, दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो किस दिन दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930। देखिए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया साबरमती आश्रम से दांडी की ओर। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पर नमक सत्याग्रह, नमक का कानून तोड़ा, नमक बनाकर। तो चलिए, अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य ऐसा इनमें से भारत का है जो सर्वाधिक समुद्र तट रेखा रखता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। देखिए, गुजरात की सर्वाधिक तट रेखा है भारत में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो देखिए, इनमें से किस में भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? कहा गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता इन चारों में से, देखिए, पुनर्जागरण भारत में बोला है, राष्ट्रवाद का जनक भी उन्हें कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, राजा राम मोहन राय। कई सारी कुरीतियों को दूर किया भारत में, तो इन्हें कहा जाता है भारत का पिता, या अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, क्योंकि एक नया युग जो आया, मॉडर्न युग, उसको लाने में भी इन्हीं का हाथ है। इन्होंने पुरानी कुरीतियों को छोड़कर नए समाज की एक नींव रखी, और इन्हें कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं? तो देखिए, इनमें से किस एक पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है काराकोरम। देखिए, काराकोरम की बात करें तो यहाँ पर जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम। यहाँ पर है लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम, ये ट्रांस के भाग हैं। इन्हीं में से जो काराकोरम है इसे कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़। अगला प्रश्न, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो देखिए, कांची पल्लवों की राजधानी है, थी कांची, यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंहवर्मन सेकंड ने यहाँ पर पल्लव वंश के कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। जबकि एक अन्य कैलाश मंदिर है एलोरा में, एलोरा का कैलाश मंदिर, तो किसने इसकी रचना की? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना की। अगला प्रश्न, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी एक नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही आंसर है दोदा बेटा। देखिए, और अंतिम जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्यों का उच्च न्यायालय? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 216। बात करें सुप्रीम कोर्ट की या उच्चतम न्यायालय की, तो वो है अनुच्छेद 124 में। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। धन्यवाद, जुड़े रहें।